हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इंड एएस के सिस्टम में इंड एएस 2 का डिस्कशन करेंगे विच बेसिकली डील्स विद इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज जिसको हम शॉर्टकट में स्टॉक बोल सकते हैं। और बेसिकली अगर स्टॉक की बात करो, दे आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टॉक। तो पहला स्टॉक होता है रॉ मटेरियल का, यस। दूसरा स्टॉक होता है WIP का, विच इज इन प्रोसेस और इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। एंड द थर्ड वन इज फिनिश्ड गुड्स। ये हमारे पास नॉर्मली तीन तरह के स्टॉक अवेलेबल रहते हैं। कितने तरह के? तीन तरह के स्टॉक अवेलेबल रहते हैं। और इन्वेंट्री का मीनिंग हमारे पास इस इंड एएस में यही है। इंड एएस 2 में इन्वेंट्री मीन्स दीज थ्री थिंग्स। द स्टॉक, द इन्वेंट्रीज मीन्स द स्टॉक विच इज हेल्ड फॉर द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर सेल, मीन्स फिनिश्ड गुड्स। दूसरा विच इज हेल्ड इन which is to be used, which is in process, which is in the production process, WIP, work in progress. And the last and the third one is raw material and the consumable item which is to be used in the production process, यानी कि raw material as such. अगर मैं आपसे कुछ बेसिक की एक दो बातें करूं तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हम लोगों ने शायद आज तक इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था। और इस इंड एएस में जो रिकॉग्निशन की बात की गई है, बेसिकली हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन एज वेल एज इन्वेंट्री रिकॉग्निशन की बात करते हैं और डिस्क्लोजर की बात करते हैं। इन्वेंट्री कैलकुलेशंस, कितने वैल्यू पर इसको इन्वेंट्री को शो किया जाए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये प्रॉब्लम आती है, उसको हम लोग इस एएस में डिस्कस करेंगे। दूसरा रिकॉग्निशन, कब उसको एक्सपेंसेस मानेंगे और कब एसेट मानेंगे। और तीसरा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के बारे में बताना है। चलिए मैं आपको रिकॉग्निशन सबसे पहले बता देता हूं। सर ये तो सबसे लास्ट में है, आपने कहा चलो हम पहले ही बता देते हैं, क्योंकि होता क्या है, आप लोगों ने ढेर सारे कंफ्यूजन दिमाग में सेट किए हुए हैं और कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं। क्या सर, क्या नहीं सोचा और कौन सा ऐसा कंफ्यूजन है जो हमारे दिमाग में है? लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पास वो कंफ्यूजन है या नहीं। आपने आज तक ट्रेडिंग एंड पीएल बनाया होगा ना? ये ट्रेडिंग अकाउंट कई बार बनाया है। हाँ। ये बैलेंस शीट भी बनाई है। हाँ सर। ये क्रेडिट साइड होता है और ये डेबिट साइड होता है। यस सर। ये एसेट्स होती हैं और ये लायबिलिटीज होती हैं। एग्री सर। ये हमारा डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, ये एक्सपेंडिचर एंड ये इनकम साइड होता है। ठीक है ना? कुछ ऐसा ही रहता है जो आज तक हम लोगों को समझाया गया है या सिखाया गया है। ओके। यहां हम लोग स्टॉक लिखते हैं ओपनिंग, और यहां हम लोग लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जरा ढंग से देखें तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोगों ने एसेट साइड में दिखाया है और ओपनिंग स्टॉक को हम लोगों ने एक्सपेंसेस साइड में दिखाया है। और बट ऑब्वियस है, नॉर्मली वी फॉलो एक्रिवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। We are needed to recognize all those expenses in this period in which they relates, in that period in which they relate. हमको वो सारे खर्चे उस पीरियड में दिखाने हैं जिस पीरियड से वो बिलोंग करते हैं। हमें वो सारी इनकम्स उसी पीरियड में दिखानी है जिस पीरियड से वो बिलोंग करती हैं। एक्सपेंसेस कैश गया हो या ना गया हो, उससे कोई लेना देना नहीं। हमको एक्रिवल सिस्टम फॉलो करना है। इनकम एक्चुअल में रिसीट हुई हो या ना हुई हो, हमको इनकम साइड में दिखाना है। एक्रिवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग नॉर्मली वी डोंट यूज नॉर्मली कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एग्री ना? यस सर। तो आखिर ये हमारा ओपनिंग स्टॉक जो है एक्सपेंसेस है। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंसेस है। जाहिर सी बात है कि जाहिल सी बात है, क्लोजिंग स्टॉक एसेट है। हाउ? अच्छा देखो ना, हम लोग कुछ खर्च करते हैं। मैंने आपको सैलरी देनी है 10,000, मैंने दे दी 15,000। तो जो 5,000 होता है ये प्रीपेड होता है। जो मैंने एक्स्ट्रा 5,000 आपको दे दिया सैलरी, दैट इज योर प्रीपेड। ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रीपेड होगी और वो एसेट साइड में रहता है प्रीपेड। यस और नो? वो इस पीरियड का खर्चा नहीं है। दिस एक्सपेंडिचर विच इज गिवन टू यू इन एक्सेस इज बिलोंगिंग टू द नेक्स्ट पीरियड ऑफ अकाउंटिंग, और वो उस पीरियड ऑफ अकाउंटिंग में ही रिकॉर्ड किया जाएगा एज एन एक्सपेंसेस। अच्छा, हमको आपको देना था 10,000, मैंने आपको दिया 8,000, ये 2,000 आउटस्टैंडिंग होता है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग है तो इसी समय का, है तो इसी पीरियड का, रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंसेस में। यही तो देखा है आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इन द सेम वे, जो क्लोजिंग स्टॉक मेरा इस साल कंज्यूम नहीं हो पाया, जो क्लोजिंग स्टॉक मेरा इस साल कंज्यूम नहीं हो पाया, वो मेरा इस बार का एक्सपेंसेस नहीं है, वो मेरा नेक्स्ट पीरियड के लिए एक्सपेंसेस है जिस साल वो कंज्यूम होगा।
तो सर ये क्लोजिंग स्टॉक यहां भी तो दिखाते हैं, अगर मैं कहूं दिस इज द एडजस्टमेंट आइटम तो भी सही है, या इसको मैं कहूं मेरे पास 5000 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक था, मैंने परचेस किया 10,000 और कंज्यूम मैंने किया 12,000, तो हम कह सकते हैं ना क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास कितना है 3,000। तो हम लोग तो क्लोजिंग स्टॉक को यहां माइनस कर रहे हैं कंज्यूम, एक्चुअल में जितना एक्सपेंडिचर इस बार हुआ है, देखो ना एक्चुअल में एक्सपेंडिचर 12,000 यूनिट्स के बराबर हुआ है, बस इसके प्रेजेंटेशन का तरीका हमने बदल दिया। ओपनिंग स्टॉक 5,000 यूनिट्स, जितना कॉस्ट आया यहां लिख दो यूनिट्स, परचेज 10,000 यूनिट्स, जितना कॉस्ट आया यहां लिख दो। अरे 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 3,000 मैंने यहां माइनस ना करके मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक, अदरवाइज ये क्रेडिट साइड हम लोगों ने केवल समझने के लिए लिखा है, अदरवाइज दैट इज द डिडक्शन आउट फ्रॉम द टोटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये इस पीरियड से बिलोंग नहीं करता, ये इस पीरियड से बिलोंग नहीं करता, इसको माइनस कर दें या क्रेडिट साइड लिख दें। तो ये ना कहना क्रेडिट साइड लिखा गया है, ये ना देखना कि इनकम साइड लिखा गया है, बट ये समझना कि ये क्लोजिंग स्टॉक हमारे टोटल खर्चे में से माइनस हुआ है, क्योंकि ये खर्चा इस बार हुआ ही नहीं, इसलिए इस बार के माइनस हो गया, और ये खर्चा अगले साल होगा तो अगले साल के ओपनिंग स्टॉक में आएगा। इज इट क्लियर? जी सर, अब समझ में आया हम लोग का बेसिकली ये एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज कब होता है, जिस साल इसको हम लोग यूज करते हैं या सेल आउट करते हैं, ये रिकॉग्निशन होता है। अब वापस आते हैं इंड एस 2 पर, ये थोड़े बहुत डाउट्स रहती हैं बच्चों को। तो बेसिकली जब हम क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक को हम अपने ट्रेडिंग पीएल में दिखाते हैं, ओपनिंग स्टॉक को, दैट इज टू बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस, ये अब याद रहेगा। एंड व्हाइल वी आर शोइंग इट इन द बैलेंस शीट, closing stock, it is our asset which is to be used in the next year, in this year, in the year in which the expenses has been incurred has not been used. Is it clear? Yes sir. आगे चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं सर, स्टार्ट किया जाए। तो बेसिकली वो हमारा रिकॉग्निशन सबसे लास्ट में आएगा, और अगर मैं अब आपको ना भी बताऊं व्हाट डज इट मीन्स एक्सपेंसेस, व्हाट डज इट मीन्स एज एन एसेट, यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। देखिए ना, हमारे पास इस इंड एएस में मीनिंग मैंने आपको बताई, इन्वेंट्रीज में 3 चीजें शामिल होती हैं, फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी एंड रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी एंड रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी एंड रॉ मटेरियल। फिनिश गुड्स जी, डब्ल्यूआईपी द आइटम विच आर हेल्ड which are used in the production process, वो हमारा WIP होता है, and the items or the purchase of the material or the material and the consumable items which are held as such for the further consumption in future, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल। ये 3 चीजें हमारी होती हैं, इन्वेंट्री की मीनिंग में शामिल होती हैं, लेकिन हमारे ये इंड एएस एप्लीकेबल नहीं होता, बिल्कुल इत्मीनान से समझेंगे। सर ये तो हम लोग को मालूम था आज तक, इन्वेंट्री का मतलब होता है रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश्ड गुड्स, लेकिन इन्वेंट्री इंड एएस किस किस को डील नहीं करता, इंड एएस इन 3 चीजों को डील नहीं करता। बेसिकली 2 चीजें, एग्रीकल्चर की 2 और एक है आपकी अलग, इन 3 चीजों को इंड एएस डील नहीं करता। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डील नहीं करता, ये हमारा इंड एएस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को डील नहीं करता, उसके लिए हमको इंड एएस 32 की ओर जाना पड़ेगा। ये इंड एएस यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आप खरीदने बेचने का काम करते हैं, इट इज हेल्ड फॉर यू बाय यू एज एन स्टॉक, then this Ind AS won't apply in those situations. Clear? Ind AS 32 is there. तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हमारे पास Ind AS 32 है। दूसरा, बायोलॉजिकल एसेट्स, ओके, लिविंग एनिमल और प्लांट्स आर लिविंग लाइक दैट। तो प्लांट्स और लिविंग एनिमल्स ये दोनों हमारे बायोलॉजिकल एसेट्स होती हैं, ये दोनों हमारी बायोलॉजिकल एसेट्स होती हैं रिलेटेड टू एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए अगर हमारे पास बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, बायोलॉजिकल नहीं है, बायोलॉजिकल एसेट्स हैं अगर हमारे पास किसके लिए? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए, तो वो एसेट्स हैं, तो वो हमारे लिए क्या नहीं मानी जाएंगी? इन्वेंट्रीज नहीं मानी जाएंगी। और लास्ट है, मैंने कहा बायोलॉजिकल एसेट्स रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, तो वो हमारे लिए एसेट्स होती हैं, ना कि हमारी एक्सपेंसेस माने जाते हैं। फिलहाल वो हम लोग आगे देखेंगे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। क्लियर है? लास्ट पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, यहां पर कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो कंफ्यूजन ना रखेंगे। लिखा क्या है? बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये इंड एएस एप्लीकेबल नहीं होगा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज तैयार होने तक, एट द पॉइंट ऑफ द हार्वेस्ट, agricultural produce at the point of the harvest to be accounted under section under AS Ind AS 41.
इंड एएस 41 एग्रीकल्चरल को बताएगा, इंड एएस 41 एग्रीकल्चरल को बताएगा, तो वहां पर हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर का मतलब जब तक वो पौधा इस लायक ना हो जाए कि काटो, और जब उसको हम लोग जमीन से अलग कर देते हैं तो वो मेरा हार्वेस्ट बन जाता है, और उस हार्वेस्ट को आफ्टर हार्वेस्टिंग हम उसको स्टोर रूम में ले जाते हैं, किसी बिल्डिंग में स्टोर करते हैं, तो हमारी फसल हो जाती है। क्या हो जाती है वो? तो हमारी वो फसल हो जाती है। जी हाँ, हार्वेस्टिंग मीन्स फसल जमीन से लग करके निकली, उसको काट लिया गया, तब तक वो हार्वेस्ट है। जैसे ही मैंने हार्वेस्ट मीन्स उसको निकाला, वो हार्वेस्ट का काम करेगी, स्टोर करने का यूज हो जाएगा। तो जब तक वो फसल जमीन से लगी हुई थी, जब तक हम उसको स्टोर नहीं कर रहे थे, तब तक का पॉइंट हमारा एग्रीकल्चर में जाएगा, इंड एएस 41 में जाएगा, इंड एएस 41 में जाएगा एग्रीकल्चर। तो सर उसको जब हम स्टोर रूम में ले जाएंगे तब वो कहाँ जाएगा? जब हम उसको स्टोर रूम में ले जाएंगे, अरे ये हमारा इंडेस उस समय तक एप्लीकेबल नहीं होता एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में, जब तक वो हार्वेस्टिंग का ना हो। हार्वेस्टिंग के पॉइंट तक हमारा ये इंडेस एप्लीकेबल नहीं होगा, हार्वेस्टिंग के बाद ये हमारा इंडेस एप्लीकेबल होगा। मैं दिखा भी देता हूं, ये देखिए यहां पर क्या लिखा है, आफ्टर हार्वेस्ट, ठीक है ना, तो आएगा। तो इसके लिए कंफ्यूज ना होंगे। तो एट द पॉइंट ऑफ द हार्वेस्ट Ind AS won't apply, Ind AS 2 not apply, but yes Ind AS 41 is would be apply. After harvesting, yes, this Ind AS will be applicable. Is it clear? Yes sir. आगे चल सकते हैं, बिल्कुल। तो अब हमें ये पता चल गया इन्वेंट्री का मीनिंग होता है रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स। और इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं तो इन्वेंट्री Ind AS नॉट एप्लीकेबल ऑन पहला बायोलॉजिकल एसेट्स, लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स, जो हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए यूज होते हैं एज एन एसेट। दूसरा हमारा Ind AS फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर एप्लीकेबल नहीं होता, जिस पर Ind AS 32 एप्लीकेबल होगा। और तीसरा ये Ind AS एप्लीकेबल नहीं होगा एग्रीकल्चरल पर, जिस पर Ind AS 41 एप्लीकेबल होता है एट द पॉइंट ऑफ द हार्वेस्ट। आफ्टर हार्वेस्ट यस दिस Ind AS वुड अप्लाई। हमने आपको जो बोला था कि जो हमारा ये Ind AS है वो बेसिकली बताता है कितनी रुपए पर, कितनी वैल्यूएशन पर हम अपने स्टॉक को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएं, कि इस स्टॉक को किस वैल्यू पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएं। हम लोग एक जनरल प्रिंसिपल मालूम है, वो बेसिकली शुरू से ही बताया गया है। वो प्रिंसिपल ये बताया गया है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, इन्वेंट्रीज आर टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। ठीक है सर, ऐसा क्यों? हम लोग यहां यूनिट्स का कैलकुलेशन करने नहीं बैठे हैं। यूनिट्स मींस कितने नंबर ऑफ यूनिट स्टॉक में रहे। Whatever the method you are just going to apply, in all those methods the number of units would be the same. आप FIFO मेथड ले लो, FIFO मेथड, LIFO मेथड ले लो, LIFO मेथड, HIFO मेथड ले लो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज स्टॉक ले लो, बेस स्टॉक ले लो, वेटेड एवरेज ले लो, कुछ भी ले लो, whatever the method you just want to apply, in all those cases the closing stock in terms of the units would be the same. यूनिट्स में सब में सेम आएगा, क्लोजिंग स्टॉक वुड बी द सेम इन ऑल द कंडीशंस, इन ऑल द केसेस, इन ऑल द मेथड्स। बट यस, रुपीस का जब उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम उसमें पर यूनिट रुपीस का मल्टीप्लाई करेंगे, देन इन दैट केस आवर आंसर विल गेट चेंज ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द मेथड। जैसे जैसे आप मेथड चेंज करेंगे और आंसर वुड गेट चेंज। देखा जाए, कहा गया इन्वेंट्रीज आर टू बी वैल्यूड, इन्वेंट्रीज शैल बी मेजर्ड, वर्ड यूज किया गया मेजर्ड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, जो दोनों में से कम हो। NRV मींस नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, उस पर हमें अपनी इन्वेंट्रीज को शो करना है। इसके नीचे मैंने एक और पॉइंट लिखा है, अभी उसको हम लोग रहने देते हैं, आइटम बाय आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम्स, उसको हम रहने देते हैं। ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। कॉस्ट का मतलब क्या? कॉस्ट का मतलब परचेज कॉस्ट। यस सर, ये है परचेज कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब अगर मैंने ये फिनिश्ड गुड्स है तो इसमें परचेज कॉस्ट भी लगी होगी मटेरियल की। कन्वर्जन कॉस्ट, खरीदा होगा प्लास्टिक, और आज हमने उस प्लास्टिक से पेन बना ली। हमने खरीदी होगी प्लास्टिक और आज उस प्लास्टिक से हमने पेन मैन्युफैक्चर कर ली। की या नहीं की? बिल्कुल की। तो जो हमने प्लास्टिक खरीदी दैट इज द परचेज कॉस्ट। उसके लिए क्या परचेज कॉस्ट है? उसको पेन बनाने में जितना खर्च लगा, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट, तीन तरह की कॉस्ट को शामिल किया गया है कॉस्ट में।
परचेस कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा सर? जितने रुपए पर हम परचेस करेंगे वो। अच्छा, इस पर जो ड्यूटीज, टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज लगी हैं वो सारी ऐड कर लेंगे। अच्छा, फ्रेट इनवॉर्ड लगा होगा, बिल्कुल सही है सर। लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस लगे होंगे, वो आ जाएगा। लेकिन इसमें शामिल नहीं है कोई भी डिस्काउंट जिसको हम लोग यूज करते हैं। डिस्काउंट को आप माइनस कर देंगे। मैंने प्लास्टिक खरीदी 1 लाख रुपए की और 10,000 रुपए आई गेट द डिडक्शन, तो हमारी कॉस्ट आ गई परचेस कॉस्ट 90,000। यानी परचेस कॉस्ट में परचेस कॉस्ट शामिल होती है, परचेस प्राइस शामिल, परचेस कॉस्ट में परचेस प्राइस शामिल होती है, फ्रेट इनवर्ड, लोडिंग अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ड्यूटीज एंड टैक्सेस शामिल होते हैं। लेकिन इसमें शामिल नहीं होगा क्या? इसमें शामिल नहीं होगा आपका कोई भी ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट और अदर सिमिलर आइटम्स। इज इट क्लियर? यस सर। कन्वर्जन कॉस्ट, वो लेबर एंड ओवरहेड्स की बात कर रहा है, लेबर एंड ओवरहेड्स की बात कर रहा है, लेबर एंड ओवरहेड्स की बात कर रहा है, और प्रोडक्शन ओवरहेड की बात कर रहा है। देखें ढंग से, लेबर एंड ओवरहेड्स की बात कर रहा है और तो और प्रोडक्शन ओवरहेड की बात कर रहा है। सर प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब यहां पर क्या है? हम यहां पर लिख देते हैं, मैंने लिखा भी ऐसी ट्यूटोरियल नंबर 1, इसमें वेरिएबल ओवरहेड आप अलग कर लें और फिक्स्ड ओवरहेड आप अलग कर लें, अभी फिलहाल समझने के लिए। थोड़ी देर बाद में आप वापस इस पर आऊंगा और वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड की बात मैं करूंगा, किस तरह से उसको ट्रीट करना है। और ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, दिस इज द स्पेसिफिक आइटम विच आर टू बी डील्ड सेपरेटली। कहने का मतलब परचेस कॉस्ट में शामिल होगा परचेस प्राइस, वो परचेस कॉस्ट बनेगा अगर हम उसमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस जोड़ दें, लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट जोड़ लें, फ्रेट इनवॉर्ड जोड़ लें और माइनस कर लें ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट एंड अदर सिमिलर आइटम्स। अच्छा, कन्वर्जन कॉस्ट में आता है लेबर एंड ओवरहेड, वो भी डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड। डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड में आएगा उसके अलावा प्रोडक्शन ओवरहेड, चाहे फिक्स कॉस्ट लगे, फिक्स ओवरहेड चाहे वो वेरिएबल ओवरहेड लगे, और साथ ही साथ ज्वाइंट कॉस्ट एंड बाय प्रोडक्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट कॉस्ट देखा जाएगा। सर ये ज्वाइंट कॉस्ट वो नहीं लग रहा है जो हम लोगों ने बेसिक्स में पढ़ रखा है? किस में पढ़ रखा है बेसिक्स में? वो आपके प्रोसेस कॉस्टिंग में, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, आज उसकी भी बात करेंगे इसमें। जब हम इसकी टोटल कॉस्ट शामिल करते हैं ना, तो इसमें रॉ मटेरियल का परचेस कॉस्ट आएगा प्लस लेबर एंड ओवरहेड। इस पेन को बनाने में हमने फिक्स कॉस्ट खर्च किया होगा, हमने इसमें वेरिएबल कॉस्ट ओवरहेड खर्च किए होंगे, कई सारे प्रोडक्शन ओवरहेड खर्च किए होंगे, कई सारे वेरिएबल ओवरहेड्स खर्च किए होंगे, उनको भी इसमें शामिल करेंगे। किस बेसिस पर शामिल करेंगे थोड़ी देर बाद डील करेंगे। अच्छा, हो सकता है इस प्लास्टिक से जब मैं इस पेन को बना रहा था ना, तो इससे 2 चीजें निकली, इससे 2 आइटम्स निकले। एक मेरी प्लास्टिक भी निकली और दूसरा हमारा कुछ और रॉ मटेरियल निकल गया जिसको हम कहीं और यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसा आइटम्स निकल गया प्रोडक्शन प्रोसेस से, प्रोडक्शन प्रोसेस में प्लास्टिक की पेन भी निकली और इसका जो बाई प्रोडक्ट्स हो सकता है वो निकला हो, या इसके साथ दूसरा आइटम भी निकल गया हो जिसको हम किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में यूज कर सकते हैं। तो वो जो ज्वाइंट कॉस्ट आई, इस पेन पर कितनी कॉस्ट जाएगी? क्योंकि हमने तो कॉमन कॉस्ट लगाई होगी। नहीं समझ में आई बात? चलिए बात करते हैं। यहां पर होता क्या है, मान लो हमने मटेरियल ए खरीदा, इसको हमने लेबर एंड ओवरहेड यूज किया। मटेरियल खरीदा 1 लाख रुपए का और लेबर एंड ओवरहेड मान लेते हैं 50,000 रुपए कॉमन कॉस्ट लग गई, यानी टोटल कॉस्ट मेरी लगी 1,50,000 और हमारा किलोग्राम था लगभग 30,000 kg, यानी हर 1 किलो पर 5 रुपए लग गया, मानते हैं। इससे यहां पर प्रोडक्शन प्रोसेस में अपने आप 2 मटेरियल निकल करके आए, मटेरियल बी एंड मटेरियल सी। ये निकला मेरा 20,000 किलो और ये मेरा निकला 10,000 किलो। याद आया होगा आपको, बेसिक्स आपने इस तरह के कॉस्टिंग वगैरह में पढ़ रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 1.5 लाख को 1,50,000 को बी के प्रोडक्ट में भी चार्ज करते हैं और सी। हम 1.5 लाख सीधे सीधे बी में नहीं ले जाएंगे, हम 1.5 लाख सीधे सीधे सी में नहीं ले जाएंगे, और मेरी मर्जी भी नहीं चलेगी कि जिस तरह से चाहो उस तरह से बांट दो। रैशनल बेसिस पर आई विल हैव टू एलोकेट दिस कॉमन कॉस्ट ऑफ ₹1,50,000 बिटवीन बी एंड सी। It doesn't mean at all that we should try to allocate it on the basis of the kilogram, 20,000 और 10,000 किलोग्राम के हिसाब से सर आप बांट लो, ऐसे नहीं हो सकता है। इसकी सेल प्राइस जो अल्टीमेट हो वो 50 रुपए की हो सकता है इसकी अल्टीमेट सेल प्राइस 10 रुपए की हो। तो आप ऐसे मन मर्जी नहीं बांट सकते। सर ऐसे बांटने में क्या, अरे भैया खुद बांट करके देख लो। 1 लाख रुपए बंटेगा नीचे वाले में 1 लाख रुपए की सेलिंग प्राइस होगी, चलो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं इसकी सेलिंग प्राइस है 3 रुपए।
तो इसकी सेलिंग प्राइस 30,000 आ गई नीचे वाले की। अगर आप किलो के हिसाब से बांटो तो आप खर्चा कितना बांट लोगे सर? 5 रुपए के हिसाब से 50,000 का खर्चा आपने बांट लिया, सेल प्राइस है 30,000 और खर्चा आपने 50,000 ऐसे ही बांट लिया, वो भी कॉमन कॉस्ट। तो रैशनल बेसिस पर होना चाहिए। तो शुरू में ही लॉस आ गया, फर्दर की तो बात ही मत करो। तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे, हम लोग रैशनल बेसिस पर करते हैं और ऐसा हम लोगों ने अपने बेसिक्स में स्टडी करके रखा है। एज फॉर एज आई थिंक or as I know that you should have sufficient knowledge about the distribution of this one thing, joint product and by product में कैसे कॉस्ट को बाइफरकेट करते हैं। याद आया होगा आपको, नेट रिलायजेबल वैल्यू पर, सेल वैल्यू पर, यूनिट्स बेसिस पर, रिलेटिव सेल प्राइस पर, देयर वे सो मेनी मेथड्स, ठीक है ना। ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के कई मेथड्स बताए गए थे, वही मेथड यहां पर भी यूज होने हैं, लेकिन हाँ वो मेथड जो ज्यादा जेन्युइन हो इस यूनिट्स पर कॉस्ट को बाइफरकेट करने के लिए। तो अब समझ में आया हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। हमने कहा आपको कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट में मटेरियल की कॉस्ट में यानी फिनिश गुड्स की कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होंगी। मटेरियल परचेस कॉस्ट में परचेस प्राइस आ जाएगा, टैक्सेस एंड ड्यूटीज आ जाएंगी, लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगा, फ्रेट इनवॉर्ड आ जाएगा और लास्ट में आपका डिडक्ट हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट एंड अदर सिमिलर आइटम्स। और दूसरा मैंने प्रोडक्शन ओवरहेड यानी कि दूसरा चीज बताया कन्वर्जन कॉस्ट, जिसमें प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएगा, लेबर एंड ओवरहेड आ जाएंगे डायरेक्ट्स। और उस प्रोडक्शन ओवरहेड को दो पार्ट में आप बांटते हैं, पहला फिक्स ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड, वो हो गया। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा वो फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल वाला मुझे अभी आपके साथ डिस्कस करना है। और लास्ट मैंने बताया ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट कैसे बांटी जाती है। वापस आए, होप सो कि यहां तक चीजें समझ में आई। अदर कॉस्ट तभी शामिल की जाएंगी इफ दोज ब्रिंगिंग इन्वेंटरीज एट प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशंस, वो कॉस्ट जो इस इन्वेंट्रीज को प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन तक लाने के लिए जरूरी हो, जिसमें शामिल नहीं है आपकी कोई भी सेलिंग कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? सेलिंग कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट, ये शामिल नहीं है भैया, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं बनता। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड आर क्वाइट डिफरेंट। जैसे सर कुछ एग्जांपल दीजिए। रेंट तो कंटिन्यू चार्ज होगा ना, रेंट हम बिल्डिंग का रेंट दे रहे हैं, दिस इज आर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। हाँ, यूनिट्स बने या ना बने वो हमारा रेंट जाना ही जाना है, गोडाउन का रेंट जाना ही जाना है। हम अपने माल को तैयार करते हैं, उसको रेंट देते हैं, भाई हमारे पास कभी गोडाउन में 10 यूनिट्स हैं, कभी गोडाउन में 1 लाख यूनिट्स हैं, रेंट वही 20,000 रुपए जा रहा है। अब ऐसा थोड़ी कि 5 यूनिट हैं तो 20,000 रुपए को 5 यूनिट पर चार्ज कर लो, कुछ नहीं होने वाला। फिर से वही बात, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट आर नॉट पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी कॉस्ट हैं जो जरूरी होती हैं इस इन्वेंट्री को अपनी जगह लाने पर? कुछ एक्सटेंट तक बोरोइंग कॉस्ट होती है जो इंड AS 23 में बताया गया है, कुछ एक्सटेंट तक हमारी बोरोइंग कॉस्ट होती है जिसके बारे में इंड AS 23 में बताया गया है, और डिजाइन कॉस्ट होती है अगर स्पेसिफिक कस्टमर ने बोला हमको ये पेन इसी फंड कट डिजाइन में चाहिए, तो अब मैंने जो डिजाइन कॉस्ट लगानी है उसी कस्टमर से चार्ज करना है। ये जो डिजाइन कॉस्ट है उसी कस्टमर से चार्ज करना है, किसी और कस्टमर से नहीं चार्ज कर सकते, और उसी प्रोडक्ट का हिस्सा माना जाएगा। स्टोरेज कॉस्ट सर अभी तो आपने कहा रेंट नहीं आएगा, यहां पर तो आप स्टोरेज कॉस्ट ले रहे हैं। अरे कभी कभी होता क्या है, कुछ चीजें जितना ज्यादा स्टोर करके रखोगे ना, मार्केट में प्राइस उतनी बढ़ती है। देखो मैंने इसमें लिखा है विस्की, दारू। तो विस्की जो होती है, देखो 50 साल पहले की विस्की आज खरीदोगे तो बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, अभी अभी बनी हुई कंपनी से निकलेगी तो बहुत कम पैसा देना पड़ेगा। तो जिसका स्टोरेज रखने से हमारी उसकी वैल्यू एडिशन होती है वो हमारा उसके इन्वेंट्री कॉस्ट में शामिल होगा। इज इट क्लियर? तो अगर मैं कहूं कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में, तो परचेज कॉस्ट शामिल होता है, कन्वर्जन कॉस्ट शामिल होता है और अदर कॉस्ट शामिल होता है। अदर कॉस्ट वही शामिल होंगे जो हमारी उस इन्वेंट्री को प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन तक लाने के लिए जरूरी हो, जिसमें स्टोरेज कॉस्ट भी कभी कभी शामिल होता है, बोरोइंग कॉस्ट भी कभी कभी शामिल होता है टू द एक्सटेंट ऑफ इंड AS 23 के हिसाब से, एंड मैंने बताया डिजाइन कॉस्ट अगर वो स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए यूज किया गया है, लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स शामिल नहीं करेंगे और एबनॉर्मल लॉसेस को भी शामिल नहीं करेंगे। मैंने आपको दो स्पेसिफिक पॉइंट बताए। जब मैंने आपको कन्वर्जन कॉस्ट बताया तो मैंने ज्वाइंट कॉस्ट और बाई प्रोडक्ट मैंने बताया, बाई प्रोडक्ट के बारे में मैंने अभी कुछ नहीं बताया, देखा जाएगा न्यूमेरिकल हम इस पर सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज था प्रोडक्शन ओवरहेड को दो पार्ट में बांटा, फिक्स ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड, तो उसके बारे में थोड़ी देर बाद डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। हो सकता है आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ में आई होगी जितना भी मैंने अब तक आपको बताया।
जब हम इन्वेंट्रीज की बात करते हैं ना तो हमारे दिमाग में केवल एक ही चीज आती है, दैट वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द प्रोडक्ट 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 ना बाबा ना, ये सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर भी एप्लीकेबल है। देखो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर, ओ दोनों में फर्क क्या होता है? ये जो प्रोडक्ट बनता है ना, इसमें तीन चीजें शामिल होती हैं, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, दैट्स इट। और सर्विस में चीजें शामिल होती हैं लेबर प्लस ओवरहेड प्लस नॉमिनल वैल्यू ऑफ मटेरियल। मैं नीचे लिख दे रहा हूं, उल्टा कर दे रहा हूं, या इसको मैं काट दे रहा हूं, दोनों तो इक्वल है। इन्वेंट्री हमारी दिख भी सकती है, इन्वेंट्री हमारी नहीं भी दिख सकती। जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, इन्वेंट्री को हमेशा मेजर करते हैं कॉस्ट पर, वहां एनआरवी नहीं आता। क्या नहीं आता? एनआरवी नहीं आता। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया इन्वेंट्रीज को मेजर किया जाता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर के केस में याद रखना मेरे भाई, सर्विस प्रोवाइडर के केस में हम हमेशा इन्वेंट्रीज को कॉस्ट पर ही शो करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमेशा कॉस्ट पर ही शो होता है, याद रहेगा। कॉस्ट का मतलब इसमें हम लोग कभी भी प्रॉफिट फैक्टर को शामिल नहीं करते, डज नॉट इंक्लूड। कॉस्ट का मतलब इसमें प्रॉफिट फैक्टर को शामिल नहीं करते या नॉन एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स को शामिल नहीं करते। नॉन एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड का मतलब कॉमन कॉस्ट को शामिल नहीं करते, ठीक है ना। तो हमारा इसमें शामिल होता है लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड्स कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट, वो ऐसी अदर कॉस्ट जो हमारी इस सर्विस को देने के लिए जरूरी है और बिना इस कॉस्ट को की हम सर्विस नहीं दे सकते। तो ऐसी कॉस्ट जो हमारी एट्रीब्यूटेबल हो इस सर्विस पर, उसी को शामिल करेंगे, जिसमें सुपरवाइजरी पर्सनल भी शामिल है एंड एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स भी शामिल है। इज इट क्लियर? जिस तरह हम लोगों ने नॉर्मल इन्वेंट्रीज में सेलिंग ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को शामिल नहीं किया था, इन द सेम वे यहां पर भी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को हम लोग शामिल नहीं करेंगे। नॉन एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को शामिल नहीं करेंगे, सर्विस कॉस्ट का कैलकुलेशन करते समय मार्जिन को, प्रॉफिट मार्जिन को शामिल नहीं करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स को शामिल नहीं करेंगे, यानी लेबर कॉस्ट को शामिल करेंगे, सुपरवाइजरी कॉस्ट को शामिल करेंगे। अदर लेबर कॉस्ट विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ओवर द सर्विस कैन बी, मस्ट बी द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ओके, तो सर्विस प्रोवाइडर के केस में भी इन्वेंट्रीज को लेंगे। सर आपने बताया इन्वेंट्रीज में कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, कॉस्ट के बारे में आपने बता दिया, ये एनआरवी क्या होती है? और हमने बताया सर्विस प्रोवाइडर के केस में केवल और केवल कॉस्ट को लिया जाता है, एनआरवी को बेस नहीं लिया जाता है। ये जो मैं एनआरवी बोल रहा हूँ वो नॉर्मल इन्वेंट्रीज के लिए बता रहा हूँ, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड WIP। एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यस। यहाँ तो मैं इसको पोस्टपोन कर दूं, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम बताएंगे। यहाँ आप समझ लो कि हमारा 1 लाख रुपए में कोई स्टॉक है जो सेल हो सकता है, कैन बी सोल्ड एट, और इस पर प्रॉफिट हम कमा सकते हैं 20,000। बोलो, छोड़ देते हैं प्रॉफिट को, माइनस फर्दर सेलिंग एक्सपेंसेस, फर्दर सेलिंग एक्सपेंसेस मान लो 10,000, यानी हमारा 90,000 रुपए कलेक्शन हो सकता है। कितना कलेक्शन हो सकता है? 90,000 रुपए का कलेक्शन होता है। दिस इज टू बी नोन एज एनआरवी। चलो आएगा तो देखेंगे और उस समय हम लोग डील भी इत्मीनान से करेंगे। फिलहाल हमने अभी तक आपको ये बताया कि कॉस्ट और एनआरवी जो दोनों में से लेस होगा उस पर हम अपनी इन्वेंट्रीज को शो करते हैं। सर्विस प्रोवाइडर के केस में केवल और केवल कॉस्ट पर शो करते हैं, ठीक है। हम जो अब स्पेसिफिक केसेस बताने जा रहे हैं केवल और केवल एनआरवी पर शो करते हैं। सर आप अजीब बातें कभी कहते हैं कॉस्ट और एनआरवी पर शो करते हैं जो दोनों में से कम हो, कभी आप कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर के केस में कॉस्ट में शो करते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक रूल्स फॉर मेजरमेंट है। ये कहता है केवल एनआरवी पर शो करो अगर वो एग्रीकल्चरल
फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं तो एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं तो उनको केवल और केवल एनआरबी पर ही शो करते हैं, वहां पर कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं। एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट को हम केवल और केवल एनआरबी पर शो करते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है तो उसको भी एनआरबी पर ही शो करते हैं। मिनरल एंड मिनरल प्रोडक्ट्स हैं तो उसको भी केवल और केवल एनआरबी पर ही शो करते हैं। दैट्स इट, ये याद रखेंगे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो या आफ्टर हार्वेस्टिंग प्रोडक्ट्स हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो या फिर मिनरल प्रोडक्ट्स हो, उनको हम केवल और केवल एनआरबी पर शो करते हैं। सर्विस कॉस्ट को हम केवल सर्विस प्रोवाइडर की इन्वेंट्रीज को हम लोग केवल कॉस्ट पर शो करते हैं। और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कमोडिटी और ब्रोकर ट्रेडर्स के बारे में। कमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर्स, कमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर्स, कमोडिटी नॉट स्टॉक। स्टॉक ब्रोकर ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूं, स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कमोडिटी स्टॉक ब्रोकर की बात कर रहा हूं। तो कमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर्स जो होते हैं उनके लिए हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये स्पेसिफिक है, धीरे धीरे आएगा जब स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे। मैं अभी केवल आपको जो स्पेसिफिक सिचुएशन है उनकी केवल हिंट दे रहा हूं। एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम विल डील इन डिटेल और उसमें ज्यादा समझ में आएगा। एक कॉमन मैंने अभी तक आपको बताया कि कॉस्ट और एनआरबी पर ही शो किया जाता है इन्वेंट्री को, इतना आपको याद रखना है। सर्विस प्रोवाइडर के केस में इन्वेंट्रीज आर टू बी मेजर्ड एट कॉस्ट ओनली। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, आफ्टर हार्वेस्टिंग और मिनरल को हम हमेशा एनआरबी पर शो करते हैं। और कमोडिटी ब्रोकर एजेंट के केस में, ट्रेडर के केस में हम लोग फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल्स पर शो करते हैं। ठीक है, फेयर वैल्यू क्या होता है? फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट इन द मेजरमेंट डेट। ठीक है, आएगा तो देखेंगे फेयर वैल्यू, उस समय हमने कहा ना डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमको कंफ्यूजन नहीं रखना, हमको जो टॉपिक है ना सारी चीजें ग्रास्प कर लेनी है, हर एक चीज। इसमें से हमने छोड़ दिया आपको कमोडिटी स्टॉक ब्रोकर, हमने छोड़ दिया आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, डिटेल में देखेंगे ना, काहे के लिए टेंशन लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा ढंग से देखें। एज पर इंड AS2 इन्वेंट्री इंक्लूड्स मटेरियल एंड सप्लाईज अवेटिंग यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कहाँ है ऐसा? ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे हाँ, देखो वापस आते हैं। इन्वेंट्री इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाई टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दिया तो है इन्वेंट्री की मीनिंग में, पॉइंट नंबर 3 रॉ मटेरियल में। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। कहता है एज पर इंड AS2 एन इन्वेंट्री इंक्लूड्स मटेरियल एंड सप्लाईज अवेटिंग, जिसको हम लोग अभी यूज करना बाकी है, टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस वेदर पैकिंग मटेरियल एंड पब्लिसिटी मटेरियल आर कवर्ड बाय द टर्म मटेरियल एंड सप्लाई। अब होता क्या है, जो हमारा सेलिंग मटेरियल होता है, दो तरह की पैकिंग होती है किसी भी सामान की। एक होती है प्राइमरी पैकिंग, एक होती है सेकेंडरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग हमेशा उस इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बनता है, वो तो हमारा इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा ही बनेगा। सेकेंडरी पैकिंग जो नॉर्मली पब्लिसिटी या सेल्स के लिए या एक्स्ट्रा मटेरियल कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, वो हमारा मटेरियल का या इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता। तो हमेशा पैकिंग कॉस्ट को आप दो पार्ट में बांटेंगे, प्राइमरी पैकिंग जिसके बिना हम प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, और दूसरा सेकेंडरी पैकिंग जो केवल प्रोटेक्शन पर्पस के लिए दिया गया है, उसको हम सेकेंडरी मटेरियल बोलेंगे, उसको हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे और वहां पर इंड AS2 एप्लीकेबल नहीं होगा। वाइल द प्राइमरी पैकिंग मटेरियल में बी इंक्लूडेड विद द स्कोप ऑफ द मटेरियल एंड सप्लाईज अवेटिंग टू यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, but the secondary packing material and publicity material cannot be so included, these are selling cost। okay, ये तो हमारी सेलिंग कॉस्ट है, बट ऑब्वियस, और मैंने आपको बोल दिया था शुरू में, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग कॉस्ट आर नॉट द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। For this purpose the primary packing material is one which is essential to bring an item of inventory to a sellable condition for, अच्छा बॉटल्स हो गया, मान लो हमको कोई सामान भरना है किसी बॉटल में, तो वो प्राइमरी पैकिंग है। उसको जब कार्टून में लेते हैं तो हमारा सेकेंडरी पैकिंग हो गया। कैंस एक्सेट्रा इन केस ऑफ फूड एंड, ठीक है, हो गया, समझ गया, आगे चलिए सर। तो हमारा ये इंड AS एप्लीकेबल होता है प्राइमरी पैकिंग पर, यस, लेकिन सेकेंडरी पैकिंग पर ये हमारा इंड AS एप्लीकेबल नहीं होगा। सेलिंग मटेरियल पर हमारा ये इंड AS एप्लीकेबल नहीं होगा। सेलिंग पब्लिसिटी आइटम पर हमारा ये इंड AS एप्लीकेबल नहीं होगा। आते हैं, मैंने शुरू में आपको बताया था प्रोडक्शन ओवरहेड। जब हमने कन्वर्जन कॉस्ट बताया तो उसमें प्रोडक्शन ओवरहेड बताया, उसमें वेरिएबल और फिक्स अलग अलग किया। आइए हम उसकी बात करते हैं। छोटा सा पॉइंट है, ढंग से सुनेंगे।
देखो मान लेते हैं आपका नॉर्मल कैपेसिटी है बिजनेस की 50,000 यूनिट्स और फिक्स कॉस्ट आपका लग गया 2 लाख रुपए। कितना? 2 लाख। एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुआ है आपका, या तो वो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 50,000 यूनिट्स के बदले 50,000 यूनिट्स, या आपका एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 80,000 यूनिट्स, या आपका एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 20,000 यूनिट्स। बोलो पक्का? यस सर। अब हम कॉस्ट को कैसे बांटें, क्योंकि हमें मालूम है फिक्स कॉस्ट हमारा 2 लाख फिक्स है। अब हमें इस इन्वेंट्री पर ये कॉस्ट चार्ज करना है 1 यूनिट पर। कितना मैं चार्ज करूं? कितना मैं चार्ज करूं? सर आपको ना 2 लाख रुपए खर्च करने थे 50,000 यूनिट्स पर। 1 यूनिट पर आपका खर्चा था 4 रुपए। ठीक है, तो जैसे ही 1 यूनिट बनेगी 4 रुपए डाल दो, दूसरी यूनिट बनी उस पर भी 4 रुपए डाल दो, तीसरी यूनिट बनी क्योंकि 50,000 आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है और 50,000 यूनिट्स आप एक्चुअल में प्रोडक्शन भी कर रहे हो। इट वोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम टू एनी वन ऑफ यू, आई डोंट थिंक सो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। नाउ वी जस्ट गोइंग टू पिक द सेकंड केस। सेकंड केस क्या कहता है? नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू इनकर 2 लाख एवन वी आर जस्ट गोइंग टू प्रोड्यूस 80,000 यूनिट्स। ओके, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स होती है, उस पर नहीं ना चेंज हो जाएगा। हमने काम ज्यादा कर लिया, यूनिट्स बढ़ गए, क्या करें? तो कहा गया कि 2.5 रुपए पर यूनिट हो गया। और हम लोग को मालूम है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, तो लेस कॉस्ट है, पहले के मुकाबले कम कॉस्ट है, तो कम कॉस्ट चढ़ाओ। अब जैसे ही 1 यूनिट बनी 2.5 रुपए, दूसरी यूनिट बनी 2.5 रुपए, 3 यूनिट बनी 2.5 रुपए, हर एक यूनिट पर 2.5 ऐड करते चले जाओ। यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉस्ट कम आ जा रही है तो अच्छी बात है, हमें तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम तो तब आएगी जब 2 लाख यूनिट्स बनी और 2 लाख रुपए लगे 20,000 यूनिट्स पर 10 रुपए। ये सरासर नाइंसाफी है। 4 रुपए नॉर्मल कॉस्ट थी, अब कॉस्ट के ऊपर आप कैसे चार्ज कर सकते हैं? ये गलत आ गया। नॉर्मल कॉस्ट के ऊपर आप कैसे चार्ज कर सकते हैं? आप नॉर्मल में काम किए होता है ना, क्यों आपने 20,000 यूनिट? ऐसे तो आप कल 1 यूनिट बनाएंगे और आप कहेंगे 2 लाख रुपए दो ना, इसका 2 लाख रुपए दो ना। अरे काहे के लिए 2 लाख रुपए देगा 1 यूनिट बनाएगा? तो ये गलत हो जाएगा सिचुएशन। तो उस केस में हम नॉर्मल कॉस्ट के ऊपर तो कभी जा ही नहीं सकते 4 रुपए के ऊपर। इज इट क्लियर? हम इस केस में जब हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन से कम प्रोडक्शन होता है एक्चुअल में, तो हम पर यूनिट 4 रुपए ही लेंगे। कितना लेंगे? यानी 2 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 से ही डिवाइड करेंगे नॉर्मल प्रोडक्शन से। कितना आ जाएगा? 4 रुपए। तो हम इस 20,000 पर कितना चार्ज करेंगे? सर 80,000 ही चार्ज करेंगे, क्योंकि जैसे ही 1 यूनिट निकली 4 रुपए, जैसे ही 1 यूनिट निकली 4 रुपए, तो 20,000 यूनिट्स निकली, कितना चार्ज कर लिया? 80,000। कितना चार्ज नहीं कर पाए? 1,20,000 हमारा चार्ज होने से रह गया। हाँ, और 1,20,000 हमारा चार्ज हो भी नहीं पाएगा, और हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे एज एन एक्सपेंसेस। हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे एज एन एक्सपेंसेस। और आज आते आते मैंने आपको रिकॉग्निशन के बारे में बताया। जब आप सबसे लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे उसमें ये चीज लिखा होगा। हमें वहां पर जाने की जरूरत नहीं, दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो स्टॉक हमारा इस पीरियड में कंज्यूम हो रहा है, शुरू में आते ही मैंने आज बताया, वो हमारा इस साल का एक्सपेंस है, एज वेल एज जो एक्सपेंडिचर हमारा एलोकेट नहीं हो पाया, फिक्स कॉस्ट, वो हमारा एज एन एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। 1,20,000 खर्चा तो मैंने 2 लाख किया और प्रोडक्शन पर हमने 80,000 चार्ज किया, बाकी 1,20,000 कहां चला जाएगा? एज एन एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। इज इट क्लियर? ये तीनों केसेस, अब हमें नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगा। वेरिएबल ओवरहेड तो बहुत आसान होता है, जितना यूनिट्स बनेगा ना उतना ही आप चार्ज कर लोगे। हर एक यूनिट पर हमें मालूम है 1 पेन बनाएंगे 2 रुपए का मटेरियल, 2 पेन बनाएंगे 4 रुपए का मटेरियल, 3 पेन बनाएंगे 6 रुपए का मटेरियल। वी नो वेरी वेल, इन ऑलरेडी वी हैव डन सो मेनी क्वेश्चन इन द पास्ट, तो हमें वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो हमें अब ये आपको वेरिएबल ओवरहेड बताने की जरूरत नहीं है। फिक्स ओवरहेड मैंने बता दिया, एक्चुअल प्रोडक्शन, नॉर्मल कैपेसिटी, एक्चुअल प्रोडक्शन, अबव और लोअर, तीनों मैंने आपको बता दिया। मुझे अब इस पर क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं। ज्वाइंट प्रोडक्ट के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि ज्वाइंट प्रोडक्ट, जब हम लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग देखा होगा बेसिक्स में, कॉस्टिंग में, तो उस समय हम लोगों ने ज्वाइंट कॉस्ट को, कॉमन कॉस्ट को बांटा था, या तो यूनिट्स के बेसिस पर, या तो सेल्स वैल्यू के बेसिस पर, या सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर, या तो एनआरवी बेसिस पर, या कोई दूसरा
पॉइंट बेसिस पर या सर्वे बेसिस पर, आपके पास कई सारे मेथड्स थे, हम उन बेसिस पर बांट सकते हैं रिलेटिवली, जो मेथड्स अच्छा होगा उसी। लेकिन बाई प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो बाई प्रोडक्ट हमारी ये नॉर्मली बहुत कम वैल्यू होता है, इमैटेरियल वैल्यू होती है। बाई प्रोडक्ट्स हमारा इमैटेरियल वैल्यू कंसिस्ट करता है और इसको हम लोग नॉर्मल प्रोडक्शन की कॉस्ट से माइनस कर देते हैं। इसकी जो वैल्यू आती है ना, दिस वैल्यू, ये जो सेल वैल्यू है, इस वैल्यू को डिडक्ट कर देते हैं नॉर्मल कॉस्ट से। जो हमारा मेन प्रोडक्ट निकल रहा है बाई प्रोडक्ट, 30,000 यूनिट्स बननी थी, 30,000 में 20,000 मेन प्रोडक्ट बना, 10,000 फालतू का बन गया। ये जो 10,000 फालतू का बन गया है ना, उसकी सेल वैल्यू बहुत 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 नॉमिनल है। अरे भैया तो उसके लिए अलग कैलकुलेशन मत करो, उस 20,000 जो नॉर्मल प्रोडक्शन हुआ है उसी की कॉस्ट में से माइनस कर देना। ये भी हम लोगों ने देखा होगा। आई होप मैंने आपको केवल रिवाइज करवाया है, नथिंग एल्स। ये पॉइंट जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, अदरवाइज क्वेश्चन आएगा तो हम उस पर डील करेंगे, देखेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब हमारे पास एक लास्ट पॉइंट है कॉस्ट फॉर्मूला, और इतना आसान नहीं है खत्म होना। कॉस्ट फॉर्मूला देखो ना, इतना ज्यादा है। ये कॉस्ट फॉर्मूला क्या है, ढंग से सुनेंगे। अभी तक मैंने जितनी चीजें बताई हैं उनको एक जगह रखो। हम लोगों ने देखा है इन्वेंट्रीज, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। सर्विस के केस में केवल कॉस्ट पर, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन शामिल नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग ओवरहेड शामिल नहीं होते, और पर्सनल एक्सपेंसेस यानी कि जो सुपरवाइजरी एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं उनको शामिल करते हैं, अगर वो डायरेक्टली रिलेट करता है तो। ओके। इसके बाद मैंने बताया था आपको कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में स्पेसिफिक पॉइंट बताया था प्रोडक्शन ओवरहेड, यानी जिसमें वेरिएबल और फिक्स अभी भी डिस्कस किया। ज्वाइंट कॉस्ट एंड बाई प्रोडक्ट वो हम लोगों ने देख लिया। और अब हम जो देखने जा रहे हैं, अच्छा, जहां पर एनआरवी लगता है वो होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के केस में, आफ्टर हार्वेस्टिंग के केस में, और लास्ट बताया था उसमें स्टॉक कमोडिटी के केस में, स्टॉक कमोडिटी ट्रेडर्स के केस में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स। याद आया? यस सर। वो स्पेसिफिक सिचुएशन थी। कॉस्ट फॉर्मूले क्या होते हैं? कॉस्ट फॉर्मूला नॉर्मली दो होता है। आप लोगों ने अपने बेसिक्स में फीफो का नाम सुना होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, बेस स्टॉक मेथड, एवरेज प्राइस मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की हुई हैं अपने बेसिक्स में। बेसिक्स मतलब जब आप पढ़ करके यहाँ तक आए, इंड एएस पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि आपने बेसिक चीजें कर रखी हैं। बेसिक्स आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या नॉर्मल चीजें मालूम होंगी। अब हम ये आपको नहीं बताएंगे फीफो क्या होता है, लिफो क्या होता है। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, बेस स्टॉक मेथड। ये है क्या? मेरे पास जितना भी मटेरियल आता है ना, चलो 5 मिनट में दे ही देता हूं। हमारे पास सामान लॉट्स में आता है। ये 500 यूनिट्स, ये पहला लॉट आया, फिर 500 यूनिट ये दूसरा लॉट आया, फिर 500 यूनिट ये तीसरा लॉट आया, फिर 500 यूनिट ये फोर्थ लॉट आया। और सारे के सारे आइटम्स एक जैसे हैं, पता ही नहीं चलता। ये पेन है, मान लो ये पेन खरीदता हूँ 500 यूनिट्स, 500 यूनिट, 500 यूनिट, 500 यूनिट। इसको मैंने खरीदा था 20 रुपए के हिसाब से, इसको मैंने खरीदा था 30 रुपए के हिसाब से, इसको मैंने खरीदा था 15 रुपए के हिसाब से, इसको मैंने खरीदा था 10 रुपए के हिसाब से। द कॉस्ट इज डिफरेंट बट इज द यूनिट्स आर सेम। अब मैं आपसे कहता हूं मेरे पास 200 यूनिट्स बची फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के केस में। जो पहले आई होंगी पहले निकल गई होंगी, यानी जो 200 यूनिट्स बची होंगी सबसे लास्ट वाले में मान लिया गया था। भाई पेन देखने से पता ही नहीं चल रहा कौन सी यूनिट्स हैं। पेन देखो पता ही नहीं चलेगा, ऐसे हजारों पेन रखी हूं, पता ही नहीं चलेगा पहले कौन आई बाद में कौन गई, या पहले कौन गई बाद में कौन गई, हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन पेन रखी हुई है। अब प्रॉब्लम आती है कुछ प्राइस का माने, तो लास्ट वाला हम मान लेते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, पहले आया होगा पहले चला गया होगा, पहले आया होगा पहले चला गया होगा, यानी जो पेन बची है वो लास्ट वाली बची होगी, तो लास्ट वाला 10 रुपए के हिसाब से। कुछ ऐसे याद आया होगा आपको। ये तो उस केस में है। तो कहा गया कौन सा मेथड यूज करें, तो कहा गया जब सिमिलर आइटम हैं, इंटरचेंजेबल आइटम्स हैं, एक जैसे दिखते हैं, तो आप फीफो और वेटेड एवरेज में से कोई एक मेथड ले लो। कौन सा? फीफो या वेटेड एवरेज में से कोई एक मेथड ले लो। देखो ना, फीफो या वेटेड एवरेज में से कोई एक मेथड ले लो। अगर ये आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता, या सिमिलर आइटम्स हैं, इंटरचेंजेबल आइटम्स हैं, तो आप वहां पर क्या ले लो? फीफो या वेटेड एवरेज मेथड का ले लो। प्राइसिंग 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 प्राइसिंग, यूनिट्स तो सारे केसेस में सेम आएगा, मैंने शुरू में ही बता दिया। वॉट एवर द मेथड यू आर जस्ट गोइंग टू यूज, द क्लोजिंग स्टॉक इन टर्म्स ऑफ यूनिट वुड बी द सेम।
बट यस द प्रॉब्लम इज विद द प्राइसिंग। द प्राइसिंग का प्रॉब्लम आता है, अलग अलग लॉट्स को अलग अलग प्राइसिंग पर खरीदा गया था। कौन सी प्राइसिंग हम कहाँ यूज करें उसी के लिए रिलेटेड है फीफो या वेटेड एवरेज। यानी लीफो को प्रोहिबिट किया गया है, बेस स्टॉक को प्रोहिबिट किया गया है, एवरेज प्राइस को प्रोहिबिट किया गया है, बाकी सारे मेथड्स प्रोहिबिट किए गए हैं, केवल फीफो एंड वेटेड एवरेज। ये कॉस्ट फॉर्मूला है, यानी हम कौन सा प्राइसिंग लेंगे वो हमें पता चल गया। दूसरा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। कभी कभी क्या होता है, मैंने ये स्पेसिफिक पेन बनाई है, हमें मालूम है ये पेन मैंने किसके लिए बनाई, मैंने नॉर्मली व्हाइट पेन बनती है, ये ब्लैक पेन है, नॉर्मली मैं व्हाइट पेन बनाता हूँ, एक स्पेसिफिक कस्टमर ने कहा हमको तो ब्लैक पेन चाहिए, तो मैंने स्पेसिफिकली ब्लैक पेन उसी के लिए मंगाया, और ब्लैक पेन से रिलेटेड ही मटेरियल मैंने अलग से मंगाया, और जो मैं मटेरियल मंगाया है ब्लैक पेन के लिए वो स्पेसिफिक आइटम के लिए है। तो हमें तो कुछ सोचना नहीं। अब व्हाइट पेन बची है और ब्लैक पेन बची है, तो ब्लैक पेन के लिए स्पेसिफिक मेथड लगेगा, क्योंकि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है, इसकी कॉस्ट हमको अलग से निकालनी पड़ेगी, और वी नो वेरी वेल व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल व्हिच बिलोंग्स टू द ब्लैक पेन। तो अगर मैंने ब्लैक पेन से रिलेटेड कुछ मटेरियल रखा हुआ है, उसकी कॉस्ट हमें मालूम है, वो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड वहां पर यूज होगा। उसको ब्लैक को व्हाइट के मटेरियल या व्हाइट वाले मटेरियल को ब्लैक वाले मटेरियल की कॉस्ट के साथ नहीं मिक्स कर सकते, वो इंटरचेंजेबल नहीं, वो स्पेसिफिक है। या कस्टमर ने कोई स्पेसिफिक ऑर्डर पास किया है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट दिया है, या हम सेग्रीगेट करते हैं अलग अलग आइटम्स को, और जो इंटरचेंजेबल नहीं है एक दूसरे की जगह। इज इट क्लियर? तो वहां पर हमारा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगता है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये मटेरियल अलग है, इस मटेरियल को हमने इतने में खरीदा था, और ये मटेरियल इस काम के लिए यूज होगा, और ये स्पेसिफिक यूज होगा, ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए है, ये स्पेसिफिक ऑर्डर दिया गया, ये स्पेसिफिक कस्टमर के लिए। तो वहां पर हम लोग स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड को यूज करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। अदरवाइज इंटरचेंजेबल है, पता नहीं कौन सा मटेरियल किस में चला जाए, कहां चला जाए, तो उस केस में हम लोग फीफो या वेटेड एवरेज मेथड को ही यूज करते हैं। इज इट क्लियर? हाँ सर। अच्छा, अदर कॉस्ट फॉर्मूला, सर ये क्या है? ये मैंने कहा दिस फॉर्मूला मे बी यूज फॉर कन्वीनियंस। तो कन्वीनियंसी के लिए हम लोग इन मेथड्स को यूज कर सकते हैं। इफ आई जस्ट डोंट वांट टू यूज FIFO method, weighted average or specific identification method, I just want to use any other method because those methods are convenient to me for our valuation purposes. Standard cost method and retail cost method. Standard cost method and retail cost method. तो कई केसेस में हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड और रिटेल कॉस्ट मेथड को यूज करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड हमें प्री डिटरमाइंड प्राइसेस मालूम होती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट नॉर्मली होता क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट वहां यूज करते हैं जहां पर मटेरियल प्राइसिंग बहुत कम चेंज होती है। हमें मालूम है मटेरियल इतने का आएगा, इतने का आएगा, बहुत नॉमिनल चेंजेस होते हैं, कभी कभार चेंजेस होते हैं, तो हम अपना प्री डिटरमाइंड प्राइस रख लेते हैं। हमारी लेबर कॉस्ट हमेशा नॉर्मली एक जैसी रहती है, हमारी नॉर्मली मटेरियल कॉस्ट एक जैसी रहती है, जल्दी उसमें चेंजेस नहीं आते, होते भी हैं तो बहुत छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो उस केस में हम अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड को यूज कर सकते हैं। अच्छा, रिटेल प्राइस मेथड वहां यूज होता है नॉर्मली जहां पर एक बंदा है, मान लो एक रिटेल ट्रेडर्स है, रिटेल प्राइस मेथड, उसके लार्ज वैरायटी ऑफ आइटम्स हैं, कई तरह के आइटम हैं, एमडीएच का भी मसाला है, अशोक मसाला है, तो फलाना मसाला है, तो डेमाका मसाला है, उसके पास अलग अलग तरह के कई आइटम्स है। रिटेल कॉस्ट मेथड, तो उस केस में हम लोग रिटेल बिजनेस के केस में इस तरह की कॉस्ट को यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिकली उस आइटम को उठाकर उसकी कॉस्ट नहीं निकाल सकते। तो हम लोग किस तरह से यूज करते हैं रिटेल कॉस्ट मेथड को? सेलिंग प्राइस, अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस माइनस मार्जिन, अप्रोक्सीमेटली मार्जिन जो आएगा वो कॉस्ट मान लो, बात खत्म। तो रिटेल प्राइस मेथड बहुत ही कन्वीनियंट होता है उस केस में जहां पर लार्ज वैरायटी ऑफ आइटम्स हैं। बिग बाजार चले जाओ, समझ में आ जाएगा, आपको कई तरह के हजारों आइटम्स मिलेंगे। अब वो लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इन्वेंट्री को, भैया उनका दिमाग खराब हो जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, सेल प्राइस माइनस नॉर्मल मार्जिन, चलो ये हो गया, सेल प्राइस नॉर्मल मार्जिन, चलो ये हो गया, सेल प्राइस माइनस नॉर्मल मार्जिन, हटाओ, ये जो कॉस्ट आई वही आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट है। अदरवाइज हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है कि हम हर एक आइटम्स का अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट कर पाए। इज इट क्लियर? ये जो लास्ट के 2 पॉइंट हैं ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, राइटिंग डाउन क्या होता है और रिवर्सल ऑफ राइटिंग डाउन क्या होते हैं। फिलहाल आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि जितना, बस खत्म है, NDAS 2 इज ओवर नाउ। ये जो 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये 2 इंपॉर्टेंट क्यों हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। होप सो कि आपको जितना भी NDAS 2 में बताया गया वो आप नेक्स्ट सेशन के लिए जब हम स्टार्ट करेंगे तो आप पढ़ करके आएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।